मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल संडे था, एंजॉय किया, कुछ पढ़ाई की। आज अपन देखेंगे वायरस क्या होता है। तो कल सैटरडे को लास्ट लेक्चर था आपका वायरस से रिलेटेड। तो अपन देखेंगे कि वायरस एक्चुअल में होता क्या है, वायरस में कौन कौन से। मैंने आपको बेसिक फंडा बताया था कि वायरस क्या होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या होती है, आपकी कनेक्टिवली। मतलब उसमें लिविंग के करेक्टर भी होंगे और नॉन लिविंग के भी होंगे। उसे क्या बोलेंगे अपन, वायरस। तो अपन इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, वायरस को। ठीक है, तो अपना टॉपिक है वायरस से रिलेटेड। तो देखो, अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वायरस वो होते हैं जो क्या करेंगे, आपके सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। तो अपना लास्ट में चल रहा था वायरस। एक्चुअल में वायरस क्या होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिविटी। इन्हें वास्तविक जीव नहीं कह सकते। वायरस का मतलब होता है विष। ये सब कुछ अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वायरस एक्चुअल में होता क्या है, कैसे क्या डिफाइन करेंगे और क्वेश्चन कैसे आता है। तो अपना चल रहा है आपका वायरस। तो सबसे पहले देखो, वायरस में मैंने कहा कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के करेक्टर होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से करेक्टर है जो लिविंग के, जीवित के हैं, और ऐसे कौन से करेक्टर है जो नॉन लिविंग के। तो अपन वायरस को आज डिटेल से देखेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग। इसके अलावा वायरस की डिस्कवरी किसने की थी सॉरी, इसके अलावा किसने इसको नाम दिया था, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, वायरस का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। वायरस का मतलब होता है विष। वायरस का मतलब क्या हो गया आपका, विष या जहर। ठीक है। इसके अलावा वायरस को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, इवानोस्की। इवानोस्की ने वायरस नाम दिया था। इवानोस्की ने क्या नाम दिया था, वायरस। ठीक है। इसके अलावा जो वायरस वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया, आपका लैटिन भाषा से लिया गया। किस लैंग्वेज से लिया गया आपका वायरस शब्द, लैटिन लैंग्वेज से। किससे लिया गया, आपका लैटिन भाषा से। तो अपन ने दो तीन चीजें देखी। वायरस का मतलब होता है विष। किस भाषा से लिया गया, वायरस अब लैटिन भाषा से लिया गया। इसके अलावा इवानोव्स्की ने वायरस शब्द या वायरस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आपका इवानोव्स्की। इसके अलावा तंबाकू का मोजेक वायरस, TMV, टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, जो किसमें होता है, आपके तंबाकू के पादप में। तंबाकू में सबसे पहले किसमें डिस्कवर किया गया, TMV, तंबाकू में डिस्कवर किया गया। और इसका क्रिस्टलीकरण भी किया गया। क्या किया गया, इसका क्रिस्टलीकरण भी किया गया। किसका, आपका TMV का। TMV का क्रिस्टलीकरण भी किया गया और इसको डिस्कवर भी किया। तो अपन ने दो तीन चीजें देखी। वायरस क्या होता है, विष। इसका लैटिन वर्ड है। ठीक है। इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी और TMV को सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था वायरस ने TMV को। ठीक है। और जो TMV था वो किसने दिया था, आपका मैं यहाँ लिख देती हूँ, TMV दिया था आपका स्टैनली ने। साइंटिस्ट का नाम है स्टैनली। तो ये तीन चार चीजें जो आपको इंट्रोडक्शन में क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है कि TMV एक्चुअल में होता क्या है, ये सब चीजें। अब देखते हैं वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो वायरस का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाए उसको क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। वायरस का विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं,
वायरोलॉजी। क्या कहते हैं अपन? वायरोलॉजी। मतलब विज्ञान की जिस शाखा में वायरस की स्टडी की जाती है, वायरस का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? वायरोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा पहले भी मैंने बताया था जंतुओं में कौन से वायरस होते हैं। जंतुओं में होते हैं आपके, जंतुओं में होते हैं डीएनए वायरस, और पादपों में कैसे होते हैं आपके? आरएनए वायरस। ये एक्सपेक्शंस मिलेंगे। जैसे अभी क्या है आपका कोरोना वायरस, कोरोना वायरस ये जंतुओं में मिल रहा है, पर इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका? आरएनए है। तो जो आरएनए से रिलेटेड वायरस होते हैं वो होते हैं जंतुओं में नहीं होते हैं, पर अपवाद भी मिलेंगे। जैसे आपका HIV है, HIV वायरस है, ये एनिमल में होता है, पर इसमें भी क्या होता है आपका? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कुछ रेट्रोवायरस ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका? आरएनए भी पाया जाता है। तो ये अपन ने देखा है आपका वायरस का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं वायरस के ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो लिविंग की तरह, ऐसे कौन से हैं जो नॉन लिविंग की तरह। तो वायरस के जीवाणु या वायरस के जैविक लक्षण, वायरस के जैविक गुण, मतलब किस आधार पर आप वायरस को जीव कह सकते हो। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि वायरस क्या आपका जीव है, और ऐसे कौन से कैरेक्टर है जिससे आधार पे आप कह सकते हो वायरस कैसा आपका नॉन लिविंग है। तो पहला कैरेक्टर देखते हैं इसका, वायरस परपोषी विशिष्ट होते हैं, परपोषी विशिष्ट होते हैं। देखो इसका मीन मतलब है वायरस जिसको इफेक्टेड करेगा उसी को करेगा। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अपने सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है ये, ह्यूमन टू ह्यूमन, मनुष्य टू मनुष्य स्प्रेड हो रहा है, पर मनुष्य से जंतुओं में नहीं जा रहा, मनुष्य से जंतुओं में नहीं जा रहा। अब कहा यह जाता है कि चमगादड़ों से, बैट से आया था ये, इस पर रिसर्च चल रही है कहीं। जैसे अमेरिका में एक आपके टाइगर था, वो भी इससे इन्फेक्टेड हो गया। पर परपोषी विशिष्ट का मतलब होता है जिस परपोषी पे ये प्रजनन कर सकता, ग्रोथ कर सकता, वृद्धि कर सकता, उसी पे क्या करेगा ये आगे बढ़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो ये क्या करेगा आपका काम नहीं करेगा। तो परपोषी विशिष्ट होता है। सेकंड कैरेक्टर देखते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होगा, आनुवंशिक पदार्थ होगा। कहने का मतलब ये है ये जैविक है, तभी तो या तो डीएनए होगा या क्या होगा आपका आरएनए होगा। आनुवंशिक पदार्थ कभी भी नॉन लिविंग के पास, अजीवित के पास नहीं रहता है, या तो क्या होगा आपके डीएनए होगा और आरएनए। और ये कैरेक्टर शो करता है, ये प्रदर्शित करता है कि ये कैसा आपका जैविक लक्षण है। तीसरा कैरेक्टर देखते हैं, पुनरावृत्ति की गुण होता है, पुनरावृत्ति का गुण पाया जाता है। मतलब जो भी आपका वायरस होता है वो देखो म्यूटेशन कर रहा है, रिपीटेशन कर रहा है। पुनरावृत्ति का मतलब 1 से 2 कॉपी बनाएगा, 3 कॉपी बनाएगा, 4 कॉपी बनाएगा, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है आपका पुनरावर्तन हो रहा है। तो इससे रिजल्ट निकलता है कि ये कैसा है, पुनरावर्तन की कैपेसिटी किसमें होती है, जीवित जीवों में होती है। इससे रिजल्ट निकल रहा है कि ये कैसा आपका जीवित जीव है, जैविक है। अगला कैरेक्टर देखते हैं, इनमें प्रतिजनी गुण पाए जाते हैं। मतलब इनमें प्रतिजनी एंटीबॉडी गुण पाए जाते हैं। इसको समझो। अभी आप लोगों ने एक नाम सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, अभी नाम सुना होगा आपने प्लाज्मा थेरेपी। अभी इसका खूब चर्चा चल रही है, पेपर वगैरह में आ रहा है प्लाज्मा थेरेपी। ये क्या है समझो इसको, अपने इससे ये समझने दीजिए। इनमें प्रतिजनी गुण पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है एक बार आपकी बॉडी इन्फेक्टेड हो गई, एक बार अगर आपकी बॉडी इन्फेक्टेड हो गई तो आपके शरीर में क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बन जाएगी। तो भविष्य में अगर आप इससे इन्फेक्टेड हो तो आप बीमार नहीं होगे, इससे इन्फेक्टेड होगे नहीं। क्यों,
क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण हो गया सॉरी। तो ये प्लाज्मा थेरेपी इसी पे बेस्ट है। उन व्यक्तियों का प्लाज्मा प्रेजेंट में लिया जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव हुए और स्वस्थ होकर घर चले गए। क्यों स्वस्थ होकर घर चले गए? कि उनके शरीर में क्या बन गया? प्लाज्मा में क्या बन गया? आपका एंटीबॉडी बन गया। अब ये एंटीबॉडी अगर स्वस्थ व्यक्ति को आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो वो भी क्या कर लेगा? आपके कोरोना से फाइट कर लेगा, जंग जीत जाएगा। इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी किस पे बेस्ट है? आपके इसके प्रतिजनी गुण पे बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा है। यह है जीवित कोशिका में ही गुणन करते हैं। जीवित कोशिकाओं में ही गुणन करते हैं, ये निर्जीव में नहीं करेंगे। तो इससे भी तो सिद्ध हो रहा है कि ये जैविक है। जैविक लक्षण का मतलब जो जिंदा रहने के जो लक्षण है, तो ये जीवित कोशिकाओं में, डेड के पास है, तो ये गुणन मल्टीप्लिकेशन 1 से 2, 2 से 4, 6, 8 नहीं होंगे। इसके अलावा इनमें उत्परिवर्तन पाया जाता है। मतलब हर बार जो स्टेन आएगा इनमें उत्परिवर्तन पाया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि शुरू में सपोज ये ऐसा था, कुछ टाइम बाद ये कैसा हो गया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर थोड़े टाइम में और मतलब उत्परिवर्तन से तात्पर्य होता अचानक होने वाले परिवर्तन, अचानक चेंजेज होना। तो जब भी अब जैसे अगर ये कोरोना वायरस चला गया, अब ये वापस रिटर्न होके आएगा, तो इसमें उत्परिवर्तन मतलब इसके जीनों में, इसके गुणसूत्रों में क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। तो इनमें उत्परिवर्तन गुण पाया जाता है। ये भी किसका लक्षण है? आपके जैविक लक्षण या सजीवों का लक्षण। तो अपन ने देखे कि वायरस वो होते हैं जिनमें जैविक गुण होंगे। कौन कौन से? परपोषी विशिष्ट। जब वो परपोषी मिलेगा तो ही वायरस आपका गुणन करेगा। आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, ये भी जैविक लक्षण है। पुनरावृत्ति होगी, 1 से 2, 2 से 4 बनाएगा। प्रतिजनी या एंटीबॉडी, ये मैंने बता दिया आपको प्लाज्मा थेरेपी से। ये जीवित कोशिकाओं में ही गुणन करते हैं, डेड सेल्स में नहीं करेंगे। इसके अलावा इनमें उत्परिवर्तन की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, म्यूटेशन हो रहा है। अब इसके लिए जो आपका कोरोना है, इसके लिए कहा जा रहा है कि इसमें म्यूटेशन नहीं हो रहा। तो इसके पीछे कई आपके ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये बायोलॉजिकल वेपन्स हो, जैविक हथियार। अब इस पे चल रही है रिसर्च भी चल रही है, इस पे खोजबीन भी चल रही है कि रियल में क्या ये वायरस अपने आप आया था जीवों में या फिर किसी लैब में बना है। ये तो जब आपकी रियल रिजल्ट निकल गया है तभी अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वायरस के थे जैविक लक्षण। अब देखते हैं वायरस के अजैविक लक्षण। ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे अपन कह सकते हैं कि वायरस जीवित नहीं है? वायरस जीवित है? अजैविक लक्षण। पहला देखते हैं, परपोषी कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। परपोषी कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते। कहने का मतलब ये है, इसको अगर होस्ट नहीं मिलेगा तभी तो अपन को बार बार एडवाइस दी जाती है घर से बाहर मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। उससे होगा क्या? परपोषी नहीं मिलेगा भाई, अपन बाहर नहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, हाथ नहीं मिलाएंगे, या फिर डिस्टेंस बना के रखेंगे, बार बार हैंड वॉश करेंगे, तो जीवित कोशिका के अंदर एंटर नहीं होगा तो वो क्या करेगा? निष्क्रिय रहेगा। इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि आप क्या करो? सोशल डिस्टेंसिंग मतलब लोगों से दूर रहो, हाथ मत मिलाओ, बार बार हैंड वॉश करो। अगर आप छींक रहे हो, खांस रहे हो तो उसको कवर्ड करो कपड़े से, या अपनी ये इससे कवर्ड करो। इससे होगा क्या? इसके जो मुंह से, अपने मुंह से, नाक से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उसमें ये वायरस हो सकता है। कौन सा? कोरोना। और जैसे ये सजीव के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा? ये वृद्धि करने लग जाएगा। तो परपोषी नहीं मिलेगा तो कैसा होगा? निष्क्रिय धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा रहा है गवर्नमेंट, या जो भी आपकी ब्यूरो एडवाइजरी जारी, उसके पीछे रीजन ये है। अब तो नहीं भूलोगे। सेकंड है
स्व उत्प्रेरित नहीं होते, स्व उत्प्रेरित नहीं होते, मतलब अपने आप कहीं से उत्प्रेरण की शक्ति नहीं मिलेगी। जब भी इनको कोई ना कोई होश मिलेगा, कोई बॉडी मिलेगी, तभी क्या हो जाएंगे आपके ये उत्प्रेरित होते हैं। अगला देखते हैं, इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, इनका क्रिस्टलीकरण किया जाता है, किया जा सकता है, मतलब आप एक क्रिस्टल बना सकते हो, जैसे चीनी का क्रिस्टल होता है, नमक का क्रिस्टल होता है, वैसा बना सकते हो। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि ये कैसे आपके लिविंग नहीं है। इसके अलावा इनकी कोशिका की कोई स्पेसिफिक संरचना नहीं है, इनकी कोशिका की कोई विशेष संरचनाएं नहीं होती, सेल या कोशिका की कोई निश्चित संरचना नहीं होती, संरचना नहीं होती, संरचना नहीं होगी तभी तो अपन नहीं बता सकते हैं कि ये पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है, किसकी कोशिका है। ये है आपके वायरस के अजैविक लक्षण। अब ऐसे कौन से लक्षण है जो वायरस को स्पेसिफिक बनाते हैं, विशिष्ट बनाते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपन देखते हैं वायरस के विशिष्ट लक्षण। अपन अगला देखेंगे वायरस के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं, वो अपन देखते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं आपके ज़्यादा हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। वायरस के विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से अपन कहते हैं कि वायरस ज्यादा हानिकारक है। पहला, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्रकृति में पाए जाएंगे पर ऐसे नहीं है जैसे अपन आराम से घूम रहे फिर रहे, कोई पौधा है, जंतु है, वैसे ही आप नहीं पाए जाते। इसके अलावा अविकल्पी अंतः परजीवी होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। देखो इसको समझो, अविकल्प, विकल्प का मतलब एक नहीं तो दूसरा, अविकल्पी मतलब कोई विकल्प नहीं है। सपोज अपन को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और अपन करते रहेंगे, किसी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो अपने कोरोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको विकल्प ही नहीं मिलेगा। उसको क्या चाहिए? मनुष्य चाहिए कांटेक्ट के लिए। तो अविकल्पी होते हैं, मतलब मनुष्य नहीं है तो वायरस नहीं। तो इसका मतलब ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है इनमें। ये तो अपन देख ही चुके, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है या डीएनए। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूक्लिक एसिड एक ही प्रकार का होगा, तो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल एक ही प्रकार का होगा। कहने का मतलब है अगर कोई वायरस है या तो उसमें डीएनए होगा या आरएनए का, ऐसा नहीं है कि डीएनए भी और आरएनए। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल एक ही प्रकार का होगा, क्योंकि जैसे अपनी बॉडी की बात की जाए, पादप कोशिका, जंतु कोशिका की बात की जाए तो डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए, इनमें सिर्फ एक ही होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा? या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब जैसे आपके कोरोना वायरस है, उसमें कैसा आपका आरएनए है, तो कंटिन्यू आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है। हार्मफुल का मतलब पुनरावृत्ति करने में, रिपीट करने में, इसीलिए तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगला कैरेक्टर देखते हैं, इनका बाहरी आवरण, इनका बाहरी आवरण प्रोटीन से निर्मित होता है। इनका जो बाहर के आवरण होगा वो किससे निर्मित होगा? प्रोटीन से होगा। हानि रहित होगा, इस पे कुछ काम नहीं करेंगे, हानि रहित होगा। मतलब आपने कुछ भी किया है, किसी को इसको हानि पहुंचाने की कोशिश की है तो इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता, इसकी बॉडी पे क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगला देखते हैं,
इनका संवर्धन कृत्रिम माध्यम में संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो कि लेबोरेटरी में वायरस बना लो तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, उसका कोई स्टेन है आपके पास, उसका कोई भाग है, उससे तो आप वायरस बना सकते हो, पर ऐसे नहीं है कि आप चाहो कि मैंने डीएनए डाल दिया, प्रोटीन डाल दिया और आप वायरस बना रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इनका कृत्रिम संवर्धन क्या है आपका पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? इसके अलावा इनमें क्या होगी, अगला यहाँ लिख देती हूँ मैं, इनमें प्रतिकरण पाया जाता है। इनमें प्रतिकरण की प्रतिकृति लिख लो, प्रतिकृति की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब 2 से 4, 1 से 2, 2 से 6 ऐसे क्या करेंगे, ये रिपीट होते रहेंगे और ये क्या कर लेंगे, अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे। तो ये है विशिष्ट लक्षण। और देखते हैं, मैंने पहले भी कहा था इनमें स्पेसिफिक कोशिका नहीं होगी, तो क्या कह सकते हैं, केंद्रक, कोशिका द्रव्य व अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होंगे। इनमें ना तो केंद्रक होगा, ना कोशिका झिल्ली होगी, ना बस इनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, और प्रोटीन का क्या होगा, आपका खोल होगा। तो इनमें अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, ना कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, ना केंद्रक पाया जाएगा। इसकी वजह से भी क्या है, ये अलग है, औरों से क्या आपके अलग है। अब एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इनको फिल्टर पेपर से, जिससे जीवाणु को अपन छानते हैं, उससे इनको नहीं छान सकते। अगला है जीवाणु फिल्टर से। जीवाणु फिल्टर से छान नहीं सकते। मतलब एक फिल्टर पेपर आता है जिससे उससे आप जीवाणुओं को छानो। उस फिल्टर पेपर में अगर कोई आपका पानी है, जो भी सबसे ज़्यादा जिसमें जीवाणु, उस पर डालो तो आपके जीवाणु उस फिल्टर पेपर में जाएंगे और जो साफ फिल्ट्रेट होगा वो नीचे आ जाएगा। पर ऐसा कोई फिल्टर नहीं है जिससे आप वायरस को क्या कर सको, फिल्ट्रेट कर सको। तो ये देखिए अपन ने विषाणुओं के स्पेसिफिक कैरेक्टर। अब देखते हैं वायरस का आकार। वायरस का आकार कैसे कैसे हो सकता है, ये अच्छा टॉपिक है। इसमें से कम 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा गुड टाइम कह सकते हो, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो नीट वाले बच्चों के लिए। अब देखते हैं वायरस का आकार। वायरस का आकार व परिमाण। यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बाउंसर क्वेश्चन है जो आपसे पुटअप होते हैं कि वायरस का आकार कैसा होता है। इसके अलावा जंतुओं में कौन से वायरस रोग उत्पन्न करते हैं, ये सब अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वायरस का आकार। वायरस का आकार होता है आपके 10 से लेके 200 नैनोमीटर, 10 से लेके 200 नैनोमीटर तक हो सकता है। ये आकार वेरी करता है वायरस टू वायरस। जैसे आपके हैं पीत ज्वर, पीला बुखार जिसको बोलते हैं, पीत ज्वर, पांव व मुख के रोग जो जानवरों में होते हैं, पांव व खुरपका, मुंह पका, मुख के रोग। इनके जो वायरस होते हैं इनका व्यास कितना हो सकता है, 25 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर हो सकता है। तो वायरस का जो आकार होता है वो वायरस टू वायरस क्या करता है, आपका वेरी करता है। सबसे बड़ा वायरस का जो है, सबसे बड़ा वायरस है एलपीटी,
सबसे बड़ा वायरस है, मैं लिख देती हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा वायरस इसको बोलते हैं LPT। इसको क्या बोला जाता है आपका? LPT शॉर्ट में। इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको। अब इस वायरस का जो व्यास है वो कितना हो सकता है आपका? 275 275 नैनोमीटर सबसे बड़ा वायरस है। और इसका नाम है लिम्फोग्रेनुलोमा ट्रैकोमा। इसका नाम लिख लो, लिम्फोग्रेनुलोमा प्रिस्टेसिस ट्राइकोमा। यह है सबसे बड़ा वायरस जिसका व्यास कितना होता है? 275 नैनोमीटर। ठीक है। इसके अलावा वायरस कैसे हो सकते हैं? बहुभुजी हो सकते हैं, कोणाकार हो सकते हैं, हस्ताकार हो सकते हैं। इसके अलावा TMV का वायरस है जो कैसा दिखता है? टेडपोल लार्वा की तरह दिखता है। तो TMV का आकार कैसा होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। TMV का आकार कैसा होता है? टेडपोल लार्वा जिसके पूंछ होती है। टेडपोल लार्वा किसका होता है? फ्रॉग का। मेंढक का लार्वा कैसा होता है आपका? जिसको टेडपोल लार्वा कहते हैं। तो TMV का कैसा होता है आपका आकार? टेडपोल की तरह। ये बाउंसर क्वेश्चन है। रेबीज का वायरस होता है वो बुलेट की तरह होता है। रेबीज का जो वायरस होता है उसका आकार कैसा होता है? बुलेट होती है ना आपकी, बुलेट के जैसा होता है रेबीज वायरस का आकार। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन है जहाँ से आपके बन सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो वायरस की संरचना होती है, वायरस की संरचना क्या होती है, इसमें क्या क्या होंगे जिससे आप इसको वायरस में इंक्लूड करोगे। तो अपन ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जो आपको मैटर मिल रहा है हिंदी मीडियम के बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वालों को तो ईजिली कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा मैंने कल परसों देखा था कि जो हिंदी मीडियम के हैं वो NCERT डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ NCERT की जो वेबसाइट है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कल परसों मैंने देखा था। पर अगर आपसे कहीं प्रॉब्लम हो, मतलब डाउनलोड होने में दिक्कत हो रही हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप NCERT को बार बार पढ़िए। वहाँ मैटर कम है। जैसे अब ये वायरस वायरस वाला है, उसमें आपके मुश्किल से है ना 10 लाइन 20 लाइन में आप खत्म कर रखा, तो आपके ऐसे कंप्लीट नहीं होगा और मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो अपन को बिहाइंड NCERT भी जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कवर करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और जहाँ तक मुझे पता है इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, शेफ रहिए। इसके अलावा चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।